हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की ऑडिटिंग की 200 क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी। इससे पहले इसमें मैंने 2 वीडियो अपलोड करी थी जिसमें कि 30 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो गए थे। आज की वीडियो में 31st क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। 500 क्वेश्चंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप फ्यूचर प्लस के असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर आप बिहार में जो जूनियर अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें 31st क्वेश्चन लेते हैं। सिविल लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इम्प्लाइज लायबिलिटी फॉर। लेखा प्रेक्षक की नागरिक देयता का निहितार्थ डैश हेतु देता है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं जो ऑडिटर होता है उसकी सिविल लायबिलिटी की, तो यानी कि नागरिक देयता की, तो उसमें क्या चीज आती है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, नकदी के दुर्विनियोजन की, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, माल के दुर्विनियोजन की, फ्रॉड धोखेबाजी, मिस प्रेसिडेंस अपकरण की। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी सिविल लायबिलिटी मानी जाती है एक ऑडिटर की। तो यहाँ पर कौन सी सिविल लायबिलिटी हो जाती है? वो हो जाती है मिस प्रेसिडेंस यानी कि अपकरण की। अब ये अपकरण होता क्या है? ये क्वेश्चन आ जाता है कि अपकरण क्या होता है। तो नागरिक एकता नाम से ही क्लियर हो रहा है सिविल लायबिलिटी की। उसकी एक कर्तव्य बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपना विश्वास यानी कि उस पर बिलीव किया जाता है कि वो जो भी अपनी रिपोर्ट दे रहा है वो इस तरह की दे रहा है। जो उसने अंकेक्षर ऑडिटिंग का काम किया वो इस तरह का किया है जिससे जिससे कि किसी भी पक्ष की या फिर जो उसका क्लाइंट होता है उसकी किसी तरह की हानि नहीं होगी। तो ये उसका ड्यूटी बनती है, उसका एक कर्तव्य बनता है कि उसका उल्लंघन ना करे उस विश्वास का। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि दो तरह की हो जाती हैं। अगर हम बात करें ऑडिटर की जो लायबिलिटी होती है, एक उसकी नागरिक देयता हो जाती है यानी कि सिविल लायबिलिटी होती है, और एक उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी होती है, आपराधिक दायित्व होता है। तो ये दो तरह के उसके कर्तव्य या फिर दायित्व होते हैं। यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एन ऑडिटर इज हेल्ड क्रिमिनली लाइबल फॉर। लेखा प्रेक्षक को डैश के लिए आपराधिक रूप से देनदार ठहराया जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि दो तरह की लायबिलिटी होती है, एक उसकी सिविल होती है, दूसरी क्रिमिनल लायबिलिटी होती है। तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है वो क्रिमिनल लायबिलिटी से आ रहा है कि क्या उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी होती, किसके लिए उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। लॉस टू हिज क्लाइंट, उसके क्लाइंट की हुई हानि के लिए। निग्लेक्ट ऑफ हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य की उपेक्षा के लिए। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेटरी प्रोविजन, प्राविधिक प्रावधानों के विरुद्ध अपराधों के लिए। फ्रॉड धोखेबाजी के लिए। तो यहाँ पर किसके लिए वो उत्तरदायी है? क्रिमिनली, जो आपराधिक उसके दायित्व के अंतर्गत आता है। तो वो कौन सा हो जाता है? वो हो जाएगा ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेटरी प्रोविजन, जो सावधिक रूप से प्रावधान किए गए हैं उसके विरुद्ध अगर कोई अपराध उसने किया है उससे रिलेटेड, तो वहां पर उसके लिए उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑडिटिंग इज लग्जरी फॉर। लेखा परीक्षा डैश के लिए विलासिता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, स्मॉल शॉपकीपर के लिए, गवर्नमेंट कंपनी के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑडिटिंग किसके लिए एक विलासिता की तरह मानी जाती है, यानी करना आवश्यक नहीं है लेकिन वो कर रहा है। वो कौन सी कंपनी या फिर कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? तो यहाँ पर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए तो कंपलसरी है। पार्टनरशिप फर्म जो है उसके लिए भी ऐच्छिक हो जाता है, ये सारे पार्टनर्स अगर चाहे तो करवाएंगे। या फिर अगर पार्टनरशिप जो है वो 1932 के जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें जो है रजिस्टर्ड करवा रखी है तो वहां पर अलग पॉइंट आ जाता है। गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी कंपलसरी हो जाती है। लेकिन जो छोटा दुकानदार है, स्मॉल शॉपकीपर होता है, उसके लिए विलासिता है, एक लग्जरी की तरह, क्योंकि उसमें काफी व्यय होता है, काफी एक्सपेंसिव हो जाता है, खर्चा आता है। इस वजह से क्या होता है कि वहां पर ऑडिटिंग उसके लिए लग्जरी है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और छोटा दुकानदार है तो वहां पर इतनी ज्यादा कोई फ्रॉड होने की या इतना बड़ा गबन होने की संभावना भी नहीं रहती है, तो उसके लिए करवाने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, लेकिन जैसे कि तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, एकल व्यवसाय है और काफी बड़े पैमाने पर अगर कर रहा है, तो वैसे एकल व्यवसाय को इतने बड़े पैमाने पर करना इतना पॉसिबल होता ही नहीं है। वो फॉरन ही कन्वर्ट हो जाता है प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी में। लेकिन फिर भी अगर कर रहा है तो वहां पर उसके पास इतनी धनराशि हो सकती है कि वो करवा सकता है। लेकिन छोटा दुकानदार है तो वहां पर उसके लिए ला सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a part of basic audit assumption? निम्न में से कौन सा बुनियादी लेखा परीक्षण अवधारणा का एक हिस्सा नहीं है? ट्रू एंड फेयर व्यू, सही और निष्पक्ष जांच।
इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द ऑडिटर, लेखा परीक्षक की परस्पर निर्भरता, रिपोर्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस, लेखा परीक्षा साक्ष्यों की रिपोर्ट, एथिकल कंडक्ट, नैतिक आचरण। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्न से कौन सा बुनियादी लेखा परीक्षा अवधारणा का एक हिस्सा नहीं है, जो एक बेसिक ऑडिट अजम्पशन माने जाते हैं, उसका एक पार्ट नहीं है, उसका एक हिस्सा नहीं है, वो क्या हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको माना जाता है कि हाँ ऑडिट में या ऑडिटर में होनी चाहिए, लेकिन क्या एक ऐसी चीज है जो कि नहीं होती, तो वो हो जाती है इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द ऑडिटर, लेखा परीक्षक की परस्पर निर्भरता। कि जो लेखा परीक्षक है यानी कि जो ऑडिटर है वो स्वतंत्र होता है, फ्रीडम होती है, वो एक तरह समझ लीजिए वो इंडिपेंडेंट होता है संस्था से। तभी जब इंडिपेंडेंट होगा तभी निष्पक्षता के साथ पूरी विदाउट पार्शियलिटी अनबायस्ड होकर के अपनी रिपोर्ट दे पाएगा, जांच कर पाएगा खातों की। तो वो उसका एक हिस्सा नहीं होगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि मतलब कहने का यहाँ पर ये रहेगा कि उसे निर्भर नहीं होना चाहिए संस्था पर या संस्था से जुड़े हुए लोगों पर, उसे अपनी इंडिपेंडेंट जांच करनी चाहिए। बाकी तीनों चीजों में ये है कि वो एक उसका हिस्सा है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को टेस्ट किया गया है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following is not a method of collecting audit evidence? इनमें से कौन सा लेखा परीक्षा साक्ष्य को इकट्ठा करने का तरीका नहीं है। जो ऑडिट एविडेंस होते हैं जिनके बेसिस पे ऑडिटिंग की जाती है, तो उसको कलेक्ट करने का कौन सा एक तरीका नहीं होता। रिपोर्टिंग, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी। आप निरीक्षण भी करते हैं, पर्यवेक्षण भी किया जाएगा, पूछताछ भी की जाती है, लेकिन जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग का काम जो होता है वो ऑडिट एविडेंस के कलेक्शन में नहीं आता है। रिपोर्टिंग सबसे लास्ट में की जाती है, जब सारा काम कर लेगा ऑडिटर, ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जब लास्ट में वो एक वर्डिक्ट पर पहुंचता है कि हाँ अब इस तरह से समझ रहा है कि संस्था में क्या स्थिति है, तब वो अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। तो ये सबसे लास्ट का आखिरी चरण कह सकते हैं, लास्ट स्टेप कह सकते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आते हैं। Which one of the following is not an objective of auditing? निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा एक ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। रिडक्शन ऑफ एरर, त्रुटियों का पता लगाना, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, खातों का सत्यापन, पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड, धोखाधड़ी के लिए सजा, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, धोखाधड़ी की रोकथाम। अब ये चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर प्राइमरी या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की बात नहीं की गई है, सिर्फ पूछा गया है कि क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आपको ये नहीं देखना कि कभी कभी होता है ना कि माइंड में चीज बैठ गई कि मेन ऑब्जेक्टिव ही ज्यादा पूछा जाता है, वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट आपने वही आंसर लगा दिया। नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपसे ये पूछा है कि क्या ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। एरर को डिटेक्ट करना ऑब्जेक्टिव होता है, अकाउंट क्लैरिफिकेशन करना ऑब्जेक्टिव होता है, प्रिवेंट करना फ्रॉड से ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन उन फ्रॉड्स के लिए पनिशमेंट देना, पनिश करना ऑडिटर का काम नहीं होता। वो सिर्फ सामने चीजों को रख देता है कि क्या क्या सिचुएशन है, किसने फ्रॉड किया या कहाँ पर फ्रॉड किया गया है। वो क्या नहीं करेगा, सजा नहीं देगा। तो यहाँ पर एक से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑडिटर गिव्स रिपोर्ट ऑन अंकेक्षण, रिपोर्ट देता है ट्रूथफुलनेस ऑफ अकाउंट, खातों की सत्यता पर, फेयरनेस ऑफ अकाउंट, खातों की निष्पक्षता पर, वैलिडिटी ऑफ अकाउंट, खातों की वैधता पर, ऑल ऑफ दिस उपयुक्त सभी। तो जो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है उसमें वो तीनों ही चीजों को इंपॉर्टेंस देता है, यानी कि तीनों ही चीजों के बेसिस पे अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। ये खाते हैं कितने ट्रूथफुल हैं, कितने अकाउंट सही बनाए गए हैं, कितना फेयरली है, निष्पक्ष है सभी पक्षों को, जितने भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग जो है साइट्स होते हैं, पार्टीज होती, उनको ध्यान में रखते हुए, और कितने वो वैलिड है अकाउंट। इन तीनों के ही बेसिस पे अपनी रिपोर्ट को तैयार करता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस उपयुक्त सभी। जो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है वो इन तीनों के ही बेसिस पे करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है। अभी तक ये क्वेश्चन बहुत आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव का क्या है ऑडिटिंग का। यहाँ पर जो इस वीडियो में क्वेश्चन है वो थोड़े से अभी तक के पैटर्न से थोड़े से डिफरेंट है कि क्या उद्देश्य नहीं है। तो पहले भी मैंने बताया था कि इजी टू हार्ड की तरफ हम चलेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन करना, क्लैरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों का सत्यापन, डिटेक्शन ऑफ एरर, त्रुटियों का पता लगाना, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, धोखाधड़ी का पता लगाना। क्या उद्देश्य नहीं है, सत्यापन तो किया जाता है, वेरिफिकेशन होता है, डिटेक्शन भी होता है, और फ्रॉड्स एरर्स का और फ्रॉड्स दोनों का डिटेक्शन होता है। मूल प्रविष्टियों का लेखा हम नहीं करते, वो अकाउंटेंट का काम है, अकाउंटिंग में आता है, ना कि ऑडिटिंग में। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन
ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉचिंग इज, प्रमाणन का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर ऑडिटिंग की बात नहीं की जा रही, प्रमाणन की बात की जा रही है। वॉचिंग, जो वॉचिंग होती है, प्रमाणन होता है जो हमारे पास प्रमाणक होते हैं, जो रिसीप्ट हमको मिली, जैसे कि आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको वहाँ से रिसीप्ट मिलती है जिसके सारी डिटेल मेंशन होती है कि आपने क्या क्या चीजें परचेज करी हैं, कितने की करी हैं, कितनी क्वांटिटी में करी है, उस पर कितना जीएसटी लगा, सारी डिटेल वहाँ पर उसमें रिसिप्ट में होती है। सेम वैसे ही बिजनेस में भी सारा काम जो होता है उसकी रिसिप्ट मिलती है। जो रसीदें होती हैं अलग अलग तरह की, उनके बेसिस पर ही इंट्रीज की जाती हैं। और जब वाउचिंग का काम किया जाता है, प्रमाणन का काम करते हैं, तो वहां पर हम उन रसीदों से ही जो हमने एंट्रीज रखी हैं या फिर जो अकाउंट तैयार किए उनका मिलान किया जाता है, उनको मैच किया जाता है कि सही ढंग से हमने सही से अमाउंट लिखा है कि नहीं लिखा, सही खातों में लिखा है कि नहीं लिखा, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। तो अब समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। गेटिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना। गेटिंग नॉलेज ऑफ नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन, गैर व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना। ए एंड बी बोथ, नन ऑफ द अबव, उसमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाता है वॉचिंग का उद्देश्य, यहाँ पर इन दोनों ही चीजों को ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि देखिए ज्यादा से ज्यादा जो जिसका भी व्यवसाय है, जो ओनर्स है, वो क्या चाहेंगे, वो ये चाहेंगे कि प्रॉफिट हम कम से कम दिखाएं। प्रॉफिट हम कम से कम दिखाएंगे तो हमें टैक्स कम से कम देना पड़ेगा। इस वजह से क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि प्रॉफिट को हम छुपाएं, प्रॉफिट को ज्यादा ना दिखाएं। तो वहां पर ये देखना होता है ऑडिटिंग के काम में, सॉरी ऑडिटिंग से ही वॉचिंग का काम निकल करके आता है, क्योंकि ऑडिटर का ही काम होता है वॉचिंग करना। तो वहां पर वॉचिंग में वो ये चीज ध्यान देता है कि जो ट्रांजेक्शन का लेखा किया गया है वो बिजनेस रिलेटेड है या नहीं है, कोई पर्सनल यूज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो नहीं दिखा दिए गए हैं वहां पर। तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन को भी ध्यान में रखता है और नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन पर भी ध्यान देता है कि कौन से लेन देन व्यापारिक है और कौन से गैर व्यापारिक है। तो अक्सर बच्चे यहाँ पर ए आंसर टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब तक दोनों चीजों पर ध्यान देंगे ना, तभी तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि हाँ सही रखे गए हैं कि नहीं रखे गए हैं। तो बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों पर ही, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर कोई नॉन बिजनेस से रिलेटेड है तो उनको वो अलग करेगा। वो इससे क्या होगा, जो खाते रखे गए वो इफेक्ट डाल रहे हैं ना, तो प्रॉफिट पर भी इफेक्ट पड़ेगा, एसेट्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा, बैलेंस शीट भी इफेक्ट होगी, सब कुछ इफेक्ट होता है उन चीजों से। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इज विच ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, निवेशकों की सुरक्षा अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य है। यानी कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में, तो उनका उनकी सुरक्षा करना, उनको प्रोटेक्ट करना अंकेक्षण का किस तरह का उद्देश्य है। सोशल, इकोनॉमिक, प्राइमरी, सब्सिडरी। तो यहाँ पर प्राइमरी तो आपको पता ही है, जो ऑडिटिंग है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। प्राइमरी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ये चेक करना कि जो खाते रखे गए हैं वो सही ढंग से रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं, और संस्था में सही स्थिति को दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। और जो उसका सेकेंडरी हो जाता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें आ जाती हैं बाकी की सारी चीजें। इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, त्रुटियों का पता लगाना, एरर्स को देखना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि विनियोजकों की सुरक्षा करना उसका का ऑब्जेक्टिव है, सब्सिडरी है। तो दो ही तरह से इसको ऑडिटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्राइमरी होते हैं, प्राथमिक हो जाते हैं, और दूसरे कौन से हो जाते हैं, दूसरे हो जाते हैं सेकेंडरी कह लीजिए, सब्सिडरी कह लीजिए, दो तरह से इसको आप बोल सकते हैं। तो ये जितने भी बाकी के आपके रहेंगे वो सब हो जाते हैं सब्सिडरी, सहायक उद्देश्य में आते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो सब्सिडरी में आपके आ जाते हैं, पहला उद्देश्य जैसे कि हो जाता है एरर्स को डिटेक्ट करना, कि जो एरर्स हैं कौन कौन सी हैं उनको डिटेक्ट करना, या जो फ्रॉड किए गए हैं उनको डिटेक्ट करना। एक तरह से समझ लीजिए जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है उसी से ही निकल के आ रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सही स्थिति का पता लगाना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया, उसी से निकल के सेकेंडरी आ रहे हैं। एरर का पता लगाना, फ्रॉड्स का पता लगाना, प्रिवेंट करना एरर से, कि कहाँ कहाँ पर गलतियां हो सकती हैं, प्रिवेंट करना एरर से, या फिर जो है इस तरह का कि इन्वेस्टर्स के, ये सारी चीजें आ जाती हैं सेकेंडरी या फिर जो उसके सब्सिडरी वाले होते हैं उनमें, उद्देश्यों में, ऑब्जेक्टिव्स में। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, निम्नलिखित में से किसे अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसको पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। क्या होता है, रूटीन चेकिंग, नैतिक जांच, इंटरनल चेक, आंतरिक रोकथाम, वेरिफिकेशन, सत्यता को, वॉचिंग, प्रमाणन को।
सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है वैसे तो ऑडिटिंग में, लेकिन बैकबोन जो होती है वॉचिंग होती है, क्योंकि इसी के बेसिस पे ये देखता है कि चेक कि जो ट्रांजेक्शंस हैं वो बिजनेस से रिलेटेड हैं या नहीं है, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड है या फिर नॉन बिजनेस के हैं, सही अकाउंट में दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया, सही अमाउंट दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया, ये सारी चीज़ें वो जान पाता है प्रमाणन करके, वॉचिंग करके। वॉचिंग क्या होती है अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया है, तो क्लियर हो गया होगा आपको कि ऑडिटिंग की जो बैकबोन है वो वॉचिंग होती है, प्रमाणन होता है। बाकी ये सारी चीज़ें भी आती हैं कि रूटीन चेकिंग की जाती है, लगातार नैतिक जांच एक रूटीन बेसिस पे, जैसे रूटीन चेकअप होता है इसी तरह रूटीन चेकिंग भी होती है, जैसे कि लगातार जांच होती है और अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी है, त्रुटि है तो उसे पकड़ा जा सके। इंटरनल चेक, आर्थिक रोकथाम, पहले काफ़ी क्वेश्चन इस पे हम सॉल्व कर चुके हैं। वेरिफिकेशन, सत्यापन होता है। 2 वर्ड आते हैं, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन, इसका क्वेश्चन आगे आएंगे, वहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा आपको, लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लॉजिक प्रमाणन भी आपने समझा ही इसे, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है डिटेक्शन ऑफ एरर, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, त्रुटियों का पता लगाना, कपटों का पता लगाना, टू फाइंड आउट वेदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट शो ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर, ये पता लगाना कि लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा सही एवं उच्च स्थिति का प्रदर्शन करता है, प्रिडिक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर, कपटों एवं त्रुटियों का पता लगाना तथा उन्हें रोकना। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस मैं ले चुकी हूँ, आपको अब तक क्लियर होना जाना चाहिए कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और सेकेंडरी क्या है। तो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा पॉइंट है और सेकेंडरी कौन से पॉइंट है, इस तरह से आप आंसर मुझे कमेंट करेंगे। जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो लिखिएगा, ये ऑप्शन ये वाला है, और जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है उसका ऑप्शन आप अलग अलग लिखेंगे। चलिए इसका आंसर आप सब बच्चे मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ ए स्टेटरी ऑडिटर, निम्नलिखित में से कौन सावधिक लेखा परीक्षक के अधिकार होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है जो स्टेटरी ऑडिटर होता है उसके क्या राइट्स होते हैं। टू रिसीव रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक प्राप्त करना, टू अटेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेना, टू अटेंड द जनरल मीटिंग, आम बैठक में भाग लेना, टू विजिट द ब्रांच ऑफिस, शाखा कार्यालय का दौरा करना। ये आपको बताना है कि जो स्टेटरी ऑडिटर होता है उसके कौन से अधिकार होते हैं। तो कुछ तो आपको क्लियर हो रहे होंगे यहाँ पर, उसके बाद आपको इस तरह से मिलेगा जिसमें आपको बताना है कि कौन से सही है, ऑल ऑफ, अगर चारों सही होंगे तो ऑप्शन डी रहेगा, तो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें पारिश्रमिक प्राप्त करना, तो ये तो अधिकार उसका होगा ही होगा, पारिश्रमिक प्राप्त करना, तो ये सही हो जाएगा ये पॉइंट। बोर्ड मीटिंग, टू अटेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, जो निदेशक मंडल की बैठक है उसमें भाग लेना, अब ये अधिकार होता है या नहीं होता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये अधिकार जो होता है उसका नहीं होता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं करता, उसमें वो भाग नहीं लेता है। टू अटेंड द जनरल मीटिंग, आम बैठक में वो भाग लेगा, करेक्ट है, और वो शाखा कार्यालय का दौरा भी कर सकता है, ब्रांच ऑफिस का भी दौरा विजिट वो कर सकता है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होंगे, ए, सी और डी, ये तीन उसके राइट्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भाग नहीं लेता क्योंकि उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पर ए, सी और डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। हमेशा ऐसा नहीं होता कि जितने पॉइंट दे रखे हो सब करेक्ट हो, तो इस चीज का ध्यान में रखा करिए। तो कौन कौन से उसके राइट्स निकल करके आए, रेम्यूनरेशन लेना उसका राइट होता है, जो कंपनी की बुक्स है वो उनको देख सकता है, वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है, वो किसी से भी कोई भी स्पष्टीकरण या फिर मतलब एक्सप्लेनेशन को मांग सकता है, वो फाइनल अकाउंट्स को चेक कर सकता है, वो ब्रांच अकाउंट जो ब्रांच है वहां पर जाकर के उनके ऑफिस को देख सकता है, उनके अकाउंट्स को देख सकता है, वो जो उसकी जनरल मीटिंग होती है जो कंपनी की उसमें को अटेंड कर सकता है, उसमें वो भाग ले सकता है। तो ये सारे राइट्स हो जाते हैं एक ऑडिटर की। तो एक आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग, यानी कि जो लेखा परीक्षण है उसकी सीमाएं क्या होती हैं। हमने ये तो समझ लिया अभी तक ऑडिटिंग के बारे में कि क्या होती है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लिमिटेशन भी तो कुछ होती हैं, तो उसकी ये सीमाएं क्या होती हैं। That it does not reveal complete picture of business, कि ये व्यवसाय का पूर्ण चित्र प्रकट नहीं करता है। That it doesn't guarantee accuracy of account, कि यह खातों के सही होने की गारंटी नहीं देता। The auditor may be biased, कि लेखा परीक्षक पक्षपातपूर्ण हो सकता है। तो ऑडिटिंग की लिमिटेशंस को इस तरह भी समझ सकते हैं कि क्या क्या इसमें कमियां रह जाती हैं, क्या क्या दोष रह जाते हैं, वही उसकी सीमाएं बन जाती हैं। तो ये तीनों ही रहेंगी कि कंप्लीट पिक्चर को बिजनेस की नहीं दिखाता है, पूरा चित्र प्रस्तुत नहीं करता, यानी कि जो
अकाउंट्स रखे गए हैं उन्हीं के बेसिस पर ही तो वो अपना बताएगा किसका कितना योगदान रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, किसने कितना परिश्रम किया है, इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। या फिर ये गारंटी नहीं देता पूरी तरह से एक्यूरेसी कि कोई बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है मिल करके, जैसे कि आप लोग देख रही हैं बैंकों के बारे में आपने खुद ही सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा, इतने बड़े-बड़े फ्रॉड होते हैं और जो लोग कर रहे हैं वो इंडिया से बाहर भी भाग जाते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं, बाद में पता भी चलता है तो कुछ कर नहीं पाया जाता। तो अगर बहुत ही बड़े पैमाने पर कोई फ्रॉड किया गया है तो उसको रोकना पॉसिबल नहीं हो पाता, वहाँ पर ऑडिटर भी कुछ नहीं कर सकता। इट दैट ऑल्टर बेबी बायस और कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि अंकेक्षक जो है वो भी बायस हो सकता है, तो देख रहा है कि जो भी रखे गए हैं अकाउंट से सही नहीं है, कोई गड़बड़ निकल रही है, तो वहाँ पर भी वो अपनी जो लेकिन क्लीन रिपोर्ट दे देता है। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल आप लोग भी जानते हैं। ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं लिमिटेशन में आती हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही क्या है सीमाएँ होती हैं किसी भी ऑडिटिंग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर इंटेंसिव चेकिंग गहन जांच के अंतर्गत ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामाइंड सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है। स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामाइंड विशिष्ट लेखा पुस्तकों की जांच होती है। ओनली कैश बुक इज एग्जामाइंड केवल रोकड़ बही की जांच होती है। नन ऑफ द अबव बुक में से कोई नहीं। तो इंटेंसिव चेकिंग गहन जांच का मतलब क्या होता है? गहन जांच से वैसे तो आपको ये देखने से लग रहा होगा कि यह बहुत गहराई से जांच होती है, अगर शब्दार्थ निकालें मीनिंग निकालें वर्ड मीनिंग तो ऐसा नहीं होता। इसमें क्या रहता है कि किसी कुछ खातों की या किसी एक बुक की ये होता है कि कोई एक बुक होगी उसकी जांच जो होती है वो गहनता के साथ की जाती है, डीपली की जाती है, तो इसको गहन जांच बोला जाता है, इंटेंसिव चेकिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट अगर आंसर की हम बात करेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, तो स्पेसिफिक बुक ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामाइंड कि कोई विशिष्ट लेखा पुस्तक जो होती है उसकी जांच कहलाती है इंटेंसिव चेकिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑल बुक्स की गहनता के साथ जांच नहीं हो सकती क्योंकि ऑडिटिंग का काम एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही चलना है। साल भर की बुक्स का करना है, अगर बहुत डीपली की जाएगी इंटेंसिव की जाएगी तो पॉसिबल नहीं होगा। या फिर सिर्फ कैश बुक को एग्जामाइन करना वो भी गलत हो जाएगा। स्पेसिफिक बुक्स चुन ली जाती हैं और उनका जो है गहनता के साथ इंटेंसिव चेकिंग की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ, बहुत अच्छे से उनको रिवाइज करिए, बार बार रिवीजन करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए जिससे कि बाद में आपको रिवीजन करने में इजी रहे एग्जाम टाइम में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स ऑफ वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।